हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी नारायण एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से। जो ये टॉपिक है, आज का एक टॉपिक करेंगे। इससे क्या है कि हम 2 यूनिट्स का एक टॉपिक है जो अलग अलग, उसको एक ही बार में कवर कर लेंगे। एक तो आता है कि हमारा नए आर्थिक सुधार व उनका शिक्षा पर प्रभाव, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। एक था कि हमारा वैश्वीकरण, निजीकरण व उदारीकरण के मुद्दे और उन पर विचार विमर्श, इशू एंड डिबेट्स ऑन ग्लोबलाइजेशन, लिबरेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, अब करते हैं इनका इंट्रोडक्शन। जो शिक्षा है वह सबसे ताकतवर हथियार है जिसका इस्तेमाल आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने ये मतलब कहा था कि जो शिक्षा है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार है जिसका आप उपयोग क्या कर सकते हो, दुनिया को बदलने में कर सकते हो। यह एक प्रसिद्ध उक्ति है कि व्यक्ति तथा राष्ट्र हेतु शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के तौर पर जब भारत शिक्षा के मोर्चे पर तेजी से प्रगति कर रहा है, राष्ट्र की बुनियाद रखने वाले जो शैक्षणिक विकास को पर्याप्त मात्रा प्रदान कर रहे हैं, जो उनकी दूरदर्शिता दिखाई जा रही है, उनका भरपूर लाभ हमें मिला है। जो शिक्षा का जो भारत में इतिहास रहा है वो महत्वपूर्ण स्थान का रहा है, क्योंकि जो प्राचीन काल में जो पुरोहित वर्ग ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो अध्ययन कराता था, जबकि क्षत्रिय और वैश्य जो वर्ग थे वो क्या करते थे कि अन्य जो कौशल थे उनमें निपुणता प्राप्त करने के लिए अध्ययन करते थे। जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, वो कि जीविका पर्जन यानी कि जीविका को चलाने वाला। ठीक है, अब विदेशों में जो शिक्षा हेतु जो आने वाले जो छात्र हैं उनका भी क्या था कि भारत में एक विशेष स्थान था, क्योंकि जो भारत में क्या था कि विदेशों से भी छात्र आते थे शिक्षा लेने के लिए। जो भारत है वो शिक्षा के एक सबसे बड़े केंद्रों में से रहा है, जिसमें से एक नालंदा था कि जिसमें ज्ञान की जो सभी शाखाएं थी, और उसमें चरमोत्कर्ष काल में मतलब 10,000 छात्र रहते थे। जो स्वतंत्रता के बाद में क्या था कि जो नीति निर्माता थे उन्होंने अंग्रेजों द्वारा जो कुलीन वादी जो शिक्षा प्रणाली थी उसको जो जन सामान्य है उनकी जो प्रणाली में बदलने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे, जो समानता और जो सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर खड़ी थी। जो आप क्या है कि जब वर्ष 2000 में क्या हुआ था कि जो शिक्षा का अधिकार पर विचार करते हुए उसे क्या कर दिया गया था कि जो मौलिक अधिकार में भी जोड़ दिया गया था कि जो शिक्षा है वो एक मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का। ठीक है, अब इसमें क्या था कि जो इससे पूर्व की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की, इसे सफल बनाने के लिए वहाँ पे क्या किए गए थे, बहुत सारे शिक्षा अभियान भी किए गए थे। जैसे था कि सर्व शिक्षा अभियान था, मिड डे मील योजना थी। तो ऐसे कई जो शिक्षा अभियान चलाए गए थे जो शिक्षा को सफल बनाने के लिए। लेकिन जब 1991 में जो आर्थिक सुधारों के तहत क्या हुआ कि जो भारत को तेजी से विकसित होने के लिए जो अर्थव्यवस्था को अपनी बहुत सारी जो शिक्षा नीति थी उनमें क्या करना पड़ा, चेंजिंग करनी पड़ी। ठीक है, अब जो उन्होंने जो अपनी शिक्षा नीतियाँ थी उनमें बहुत सारे चेंजिंग जो करे थे, उनके जो कार्य थे उनका रूप यानी कि जो शिक्षा थी उसका जो कार्य रूप था वो कैसा था कि जो कार्य है और जो अवकाश की जो प्रति जो दृष्टिकोण है ना विकास में करने के लिए जो वो शिक्षा थी वो बहुत ही सहायक थी। ठीक है, उसमें तक क्या था कि जो श्रमिक को जो कार्य करने के लिए जो ज्ञान दिया जाता था, उसकी जो कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ये शिक्षा क्या थी, बहुत ही ज़्यादा कारगर थी। ठीक है, अब इसमें क्या था कि जो ये शिक्षा नीति थी इसमें मतलब और अच्छे से इसको बनाने के लिए और इसका मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत सारी नीतियां अपनाई गई। फिर इसमें क्या कर दिया गया कि जो वैश्वीकरण और निजीकरण और उदारीकरण को जोड़ दिया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि उदारीकरण। उदारीकरण क्या है? उदारीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत क्या था कि जो लाइसेंस और जो कोटा नियंत्रण को हटा दिया गया था, जो कि 1991 में शुरू हुआ था, और 2001 और 2002 तक जो जो प्रत्येक आयात थे उनके ऊपर से क्या कर दिया गया, जो नियंत्रण हटा दिया गया था, उन्हें नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। जो विश्व व्यापार संगठन था ना, उन्होंने भारत के जो उदारीकरण की प्रक्रिया का बहुत ही ज़्यादा समर्थन किया था। इनके अनुसार क्या था कि जो विदेशी व्यापार और जो विदेशी निवेश है उन पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो देश है ना विदेशों के बीच में क्या होना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की छूट होनी चाहिए। तो जो विश्व व्यापार संगठन का जो मूल उद्देश्य था कि इसको उदारीकरण को मतलब बढ़ावा देने का यही था कि जो व्यापार है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो संबंधित नियमों का निर्धारण करना और अधिक से अधिक आयात निर्यात को बढ़ावा देना, ये जो विश्व व्यापार संगठन था उनका उद्देश्य था। ठीक है, अब इसमें जो हम उदारीकरण है वो क्या है, इसमें यह था कि जो
प्रत्येक देश है वो मतलब बिना किसी रोक टोक के अपनी जो सेवा है उनका क्या कर सकता है, आयात निर्यात कर सकता है किसी भी देश में चाहे। उनको इस आयात निर्यात करने की पूरी आज़ादी है। जो सदस्य देश थे इस बात के लिए स्वतंत्र है कि किन सेवाओं को विदेशी सेवाओं के तहत उन्हें शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, जो विश्व व्यापार संगठन है उन सेवाओं का क्या किया था कि 12 भागों में बांट दिया था, जिसमें शिक्षा भी है कि एक है। अब इन सेवाओं को क्या किया गया है कि 4 प्रकार से लागू किया जा सकता है। सबसे पहला आता है सीमा पार आपूर्ति। जो सीमा पार आपूर्ति, इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो सेवाएं एक देश की जो भौगोलिक सीमा से दूसरे देश की भौगोलिक जो सीमा की जो सेवाएं उनकी आपूर्ति करती है। जैसे किसी देश की शिक्षा संस्थान है, दूसरे देश को क्या कर सकती है कि शिक्षण सामग्री और विद्यार्थियों को अपने देश से दूसरे देश में भेज सकती है। तो ये क्या था हमारा सीमा पर आपूर्ति। उसके बाद आता है हमारा बाहर उपयोग। बाहर उपयोग में क्या आता है कि इस तरीके में क्या आता है कि एक देश का जो सेवा उपभोक्ता है दूसरे देश में जो सेवा को सुरक्षित रखने के लिए प्रवेश ले सकता है। जैसे कोई विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं, इसके अंतर्गत वो शिक्षार्थी आते हैं जो किसी कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ की क्या करते हैं कि डिग्री प्राप्त करते हैं। अब उसके बाद आता है कि व्यापारिक उपस्थिति। व्यापारिक उपस्थिति क्या है कि इसके तहत कोई देश जो दूसरे देश में अपनी सेवाएं देना चाहता है वहाँ बिना अवैध उपस्थिति के अपना मतलब एक कह सकते हैं कि मान्यता प्राप्त कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कोई देश अपना जो शिक्षण संस्थान है या विश्वविद्यालय हमारे देश में स्थापित करने के लिए अपनी सेवा प्रदान कर सकता है। शिक्षक और तथा जो पाठ्यक्रम होगा वह स्वयं निर्धारित कर सकते हैं कि उन्हें हमारे देश के अकॉर्डिंग रखना है या फिर अपने देश की जो शिक्षण प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग रखना है। तो ये खुद उनका निर्णय हो सकता है। उसके बाद आता है व्यक्तियों का आना जाना। व्यक्तियों का जो आना जाना उसके अंतर्गत क्या था कि केवल जो मानव शक्ति है उनका आना जाना ही मान्य होगा। इसमें क्या होगा कि वे एक सीमित समय के लिए एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। जैसे जो वीजा लेकर हम आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं तो ये किसके अंतर्गत आता है कि हमारा जो व्यक्तियों का आना जाना है उसके अंतर्गत आता है। अब आता है उदारीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। कुछ सकारात्मक प्रभाव थे, कुछ नकारात्मक प्रभाव थे। सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं कि जो अच्छी सेवा की पहली शर्त है कि अच्छा संरचनात्मक ढांचा या इमारत जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। इससे प्रभावित होकर नई कंपनी अच्छी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से खुला तथा पारदर्शी वातावरण प्रदान कर रही हैं। यह केवल बैंक या व्यापार प्रतिष्ठानों में ही नहीं है अपितु शिक्षा के क्षेत्र में भी है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो मतलब सबसे पहली शर्त है कि सेवा की जिसमें अच्छा ढांचा यानी कि एक अच्छी इमारत हो। ऐसे स्कूल जहाँ की इमारतें भी अच्छा हों और जो खुला मतलब वातावरण पारदर्शी वातावरण प्रदान कर रही हूँ शिक्षा के लिए। उसके बाद आता है कि विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध होने के कारण देश में प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में प्रतिस्पर्धा की भावना को अच्छी करती है तथा शिक्षा में भी उदारीकरण लाती है। यानी कि जब भावना होगी यानी कि जो सेवा की भावना यानी कि बिल्डिंग अच्छी होगी जहाँ शिक्षा प्रक्रिया अच्छे से चली वहाँ पे क्या होगी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा से क्या हुआ कि जो देश है उसकी जो आर्थिक सहायता भी होगी मतलब आर्थिक तौर पर उसका विकास होगा। तो ये हो गया शिक्षा का उदारीकरण। उसके बाद आता है कि ये जो उदारीकरण है वो क्या करता है कि प्रत्येक विदेशी निवेश को बढ़ावा देता है। प्रत्येक विदेशी निवेश को कैसे बढ़ावा देता है कि जो व्यापार संगठन के साथ समझौते के कारण क्या था कि देश में प्रत्यक्ष रूप से जो विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला जिसके कारण कई तकनीकी और जो कौशलों का आवागमन हुआ। अब देखते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव। जो नकारात्मक प्रभाव है वो क्या है। नकारात्मक प्रभाव में आता सबसे पहले आता है कि लोगों का शोषण। लोगों का शोषण वो कैसे हो रहा है कि जो उच्च शिक्षा में कुछ संस्थान गुणवत्ता के आधार पर क्या करते हैं कि धन को अधिक महत्व देते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि लोगों का शोषण हो रहा है। फिर उसके बाद आता है कि जो स्थानीय शिक्षा स्थान है वो क्या होते जा रहे हैं जो खत्म होते जा रहे हैं। कैसे खत्म होते जा रहे हैं। जो कम पूंजी वाले जो स्थानीय शिक्षा स्थान है वो विश्व स्तरीय जो शिक्षा स्थान है उनके क्या है कि उनके बराबरी पर यानी कि उनके साथ खड़े हुए नहीं हो पा रहे हैं जिनके कारण क्या हो रहा है उनका समापन होता जा रहा है। अब इससे क्या होगा एक तरफ तो बेरोजगारी बढ़ रही है देश में और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ये चल भी नहीं पा रहे। उनके जो सर्टिफिकेट है उनके क्या है संदेह में आते हैं। फिर उसके बाद था कि जो डिग्री का लालच जो विद्यार्थी थे उनका ज़्यादातर लालच ये था कि जो विदेशी संस्था उनकी डिग्री प्राप्त करना ना कि उनका ये था कि मॉरल डेवलपमेंट का विकास होना। तो ये हो गया उसके नकारात्मक प्रभाव। उसके बाद आता है निजीकरण। निजीकरण क्या है कि निजीकरण का प्रत्यय जो 1980 के दशक में आया था जब अनेक देशों में आर्थिक सुधारों का दौर चला था। उस समय क्या था कि अनेक देशों में हजारों की संख्या में सरकारी प्रावधानों को निजी हाथों में सौंपा गया।
निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रावधान पर सरकार का नियंत्रण समाप्त हो और अपना हस्तक्षेप जो सरकार है वो बंद करे और किसी निजी हाथों में सौंप दे। इसका मतलब यहाँ पे मैं सिंपल सा समझाती हूँ कि क्या है कि जो निजीकरण है वह क्या है कि जैसे कोई सरकार, हमारी सरकारी संस्था होगी शिक्षा की, उस पर क्या है कि जो सरकार है अपना नियंत्रण हटा दे और उसे किसी निजी संस्था के हाथ में सौंप दे, ताकि उसका क्या है कि अच्छे से विकास हो सके। तो ये क्या होता है कि हमारे शिक्षा का निजीकरण हो गया। अब देखते हैं निजीकरण के उद्देश्य। सबसे पहला आता है कि कौशल क्षमता को बढ़ावा। कौशल क्षमता को बढ़ावा में क्या है कि जो निजीकरण है वो प्रतिस्पर्धा की भावना को क्या करता है, तेज करता है। जो कौशल और क्षमता को और जो कार्य क्षमता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। यानी कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो कार्य क्षमता और कौशल क्षमता भी बढ़ेगी। इसके द्वारा क्या होगा कि जो इकाइयों में अधिक प्रभावी ढंग से संपन्न हो पाएगी, जो शिक्षा वो बहुत अच्छे से संपन्न हो पाएगी। यानी कि कह सकते हैं जैसे 2 शिक्षा संस्थान होगी, उनमें क्या बढ़ी, किस प्रतिस्पर्धा बढ़ी। और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो वहाँ पे क्या होगा कि कौशल विकास होगा। कौशल विकास होगा तो वहाँ पे क्या होगी, शिक्षा अच्छे से संपन्न हो पाएगी। ठीक है। अब उसके बाद आता है तकनीकों को बढ़ावा देना। जो निजीकरण में क्या है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उसमें क्या है कि जो उद्योग यानी जो शिक्षा संस्थान है वो क्या नई नई तकनीक का यूज करते हुए क्या करेंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जिससे क्या होगा कि कम लागत में क्या होगा, बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये हो गया कि कम लागत से अधिक उत्पादन किया जा सकेगा। ठीक है। उसके बाद आता है पूंजी बाजार को बढ़ावा देना। जो निजीकरण का उद्देश्य क्या है कि पूंजी बाजार को बढ़ावा देना है कि जो व्यक्ति या संस्था के पास जो पैसे का उत्पादक है वो क्षेत्रों में निवेश किया जा सके, वह लाभ कमाया जा सके। इसका मतलब सिंपल से हम कह सकते हैं कि जब ये प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और वहाँ पे क्या होगा, जो कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, तो जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, उस जो पूंजी उनकी क्या है कि एक अच्छे स्थान पर यानी उत्पादक क्षेत्र में उसका क्या कर सकेगा, निवेश कर सकेगा। उसके बाद आता है कि मुद्रास्फीति को दर को ही रोकना। यानी कि मुद्रास्फीति दर को मतलब कहना है कि जैसे हमारे देश में क्या हो गया कि जो पैसा उसकी कीमत कम होती है डॉलर के मुकाबले में, तो इस प्रकार से क्या आती है जो मुद्रास्फीति है उसको रोकना। निजीकरण द्वारा क्या है कि बीमार इकाइयों को समाप्त करके मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। उसके बाद आता है जो सरकार का जो मुद्रा कोष है, जहाँ पर सरकार का पैसा इकट्ठा होता है, उसको और बढ़ावा देना। ठीक है। अब देखते हैं जो निजीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या हैं। ये तो हमने करे थे उद्देश्य। अब सकारात्मक प्रभाव क्या है। सबसे पहला आता है अच्छी सेवा। जो प्रतिस्पर्धा के कारण क्या होगा, जो निजी स्कूल है अपने सरकारी स्कूलों की अपेक्षा क्या करेंगे, अपने विद्यार्थियों को एक अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करेंगे, चाहे वो प्राथमिक हो या माध्यमिक हो। उसके बाद आता है हमारा अधिक पारदर्शिता। इसमें क्या होगा, जो निजीकरण के क्या है कि शिक्षा प्रणाली जो पारदर्शिता बढ़ेगी, यानी कि एक क्लियरिटी आएगी जो शिक्षा प्रणाली, उसमें चाहे प्रवेश प्रक्रिया हो या नियुक्ति प्रक्रिया हो, तो उस पर क्या होगा कि एक क्लियरिटी से यानी कि एक सही तरीके सुचारू रूप से क्या किया जाएगा, शिक्षा की जो प्रक्रिया के लिए नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। अब क्या आता है नेक्स्ट कि अफसरशाही पर लगाम लगा। जो निजीकरण के कारण क्या था कि जो अफसरों की जो मनमानी थी उस पर लगाम लगा, जिसके कारण क्या था कि आम जनता को राहत महसूस हो रही थी। ठीक है, हो रही है। उसके बाद आता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी। इसमें क्या है कि जो निजी संस्थानों में अधिकतर निर्णय क्या थे कि जो मेरिट के आधार पर लिए जाते हैं। अब राजनीतिक हस्तक्षेप की इसमें क्या है कि कोई गुंजाइश नहीं रही है। उसके बाद आता है कि हमारा नकारात्मक प्रभाव क्या है निजीकरण के। जो नकारात्मक प्रभाव है निजीकरण के वो क्या है कि प्रतिभा पर चोट लगना। जो निजीकरण के कारण क्या था कि जो वहाँ के मैनेजमेंट कमेटी है वो क्या करती है कि कई बार मनमानी करती है। जो बच्चे जैसे ज़्यादा पैसे देते हैं तो उनका मतलब एडमिशन कर लेते हैं, और जो मतलब पैसे नहीं दे पाते हैं या चाहे वो कितने ही इंटेलिजेंट हो, उनकी प्रतिभा पर ध्यान ना देते हुए उन बच्चों को क्या किया जाता है कि वहाँ पे मतलब उनका एडमिशन नहीं लिया जाता है। तो ये हो गया कि उनकी प्रतिभा पर चोट करना। उसके बाद आता है कि बाजारीकरण का प्रभाव। जो ये निजीकरण है इसने क्या किया कि जो शिक्षा को बाजारीकरण यानी कि बाजार के रूप में परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि प्रत्येक स्कूल क्या कर रहा है कि एक दूसरे से मतलब प्रतिस्पर्धा के साथ कर रहा है कि वहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर पैसे के ऊपर ही डिपेंड है कि जितना बड़ा स्कूल है उतने ही बड़ी मतलब जो बच्चों से क्या है फीस ली जा रही है। तो ये हो गया बाजारीकरण का प्रभाव पड़ना। ये हो गया नकारात्मक प्रभाव ऑफ किसके निजीकरण के। उसके बाद आता है वैश्वीकरण का। जो वैश्वीकरण क्या है कि वह प्रक्रिया है जिसमें पूरे विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप में मानकर सभी सामाजिक आर्थिक संबंधों को उसमें रखकर देखा जा सकता है। यानी कि जो पूरा विश्व उसको क्या मान लेते हैं कि एक गांव की तरह मान लेते हैं, और जो गांव की जो समस्या है प्रत्येक समस्या को एक समान से पूरे विश्व के लिए मानकर उनका क्या किया जाता है, सॉल्यूशन किया जाता है। यह सभी सामाजिक आर्थिक नीतियों का सीमा पर आदान प्रदान और सभी सीमा को पार कर सकती है, जिसके अंतर्गत सूचना, तकनीकी, सामान, सेवाएं, पूंजी, धन मतलब मानव शक्ति सब कुछ आता है।
ठीक है। जो भारत में वैश्वीकरण था कि उसको 1991 में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के साथ में हुआ था। वैसे इसका प्रचलन तो हो गया था बहुत पहले ही, लेकिन जो भारत था कि उसमें क्या था 1991 में इसको ऐड किया गया था आर्थिक सुधारों के लिए। क्यों किया गया था कि उस समय क्या था कि जो देश के हालात थे वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुके थे। उसमें क्या था कि जो हमारे उद्योग थे उनकी हालत इतनी ठीक नहीं थी, उन पर जो निवेश किए जा रहे थे उनमें धन की जो वापसी मिलनी थी, निवेश करने के बाद जो बेनिफिट मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था। इससे क्या था कि जो निर्यात विभाग की जो कार्य प्रणाली थी वो भी बहुत खराब हो चुकी थी। तो जो देश है उसको मतलब कह सकते हैं कि दिवालीपन की कगार पर आ गया था। तो उसमें सुधार करने के लिए क्या वैश्वीकरण को भी जोड़ा गया शिक्षा के क्षेत्र में बोल सकते हैं कि क्या शिक्षा के क्षेत्र में कैसे जोड़ा गया है कि शैक्षणिक संदर्भ में वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा संबंधी ज्ञान कहाँ कैसे का आदान प्रदान सभी अकादमिक बाधाओं को दूर करके विश्व के सभी देशों के साथ किया जाता है। संक्षेप में वैश्वीकरण के एक दूसरे में क्या है कि जो एक दूसरे के आधार मान को रखते हुए परस्पर सहयोग करना ही वैश्वीकरण का अर्थ है। जो वैश्वीकरण है ना, उन्होंने मतलब देश के जो प्रत्येक क्षेत्र में अपने पैर पसारे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में भी पसारे हैं। पहले क्या था कि जो भारतीय शिक्षा के मिलने की क्या था कि जो विदेशी खिलाड़ियों के साथ में प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाध्य हो गया था। उसमें क्या था कि वास्तव में जो बहुत सी विदेशी जो उच्च संस्थाएं थी उनमें क्या था कि जो भारतीय छात्रों की मनोवृत्ति थी क्या था कि वहाँ का डिग्री यानी कि सर्टिफिकेट प्राप्त करना, ये नहीं था कि उनका जो कह सकते हैं कि एक मॉरल डेवलपमेंट भी हो। तो ये मतलब बहुत ही अचंभे की बात है कि जो देश में इन संस्थाओं का कोई भी प्रतिस्थापन नहीं किया जा रहा था। तो इसमें क्या था कि जो वैश्वीकरण की इस बुराई को भांपते हुए जो अखिल भारतीय परिषद था उसने ये फैसला लिया गया कि जो भारतीय छात्र हैं उनके लिए जो विदेशी जो विश्वविद्यालय उनमें प्रवेश लेने की जो प्रक्रिया हो उसको और कठिन कर दिया जाए, उसको जटिल कर दिया जाए, ताकि जो बहुत सारे बच्चे बिना सोचे जो प्रवेश लेते हैं, जो केवल क्या करते हैं कि वहाँ की मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या लेते हैं उसमें एडमिशन लेते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि वो जो विश्वविद्यालय है उसको क्या मान्यता प्राप्त है या वो वैलिड भी है या नहीं है। तो उनके जो भविष्य को मतलब डैमेज होने से यानी कि खराब होने से बचाने के लिए जो अखिल भारतीय परिषद ने इसकी जो प्रक्रिया थी उसको जटिल कर दिया था। अब देखते हैं कि जो शिक्षा के जो वैश्वीकरण के प्रभाव क्या थे। पहले देखते हैं सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। जो वैश्विक परिवार की जो भावना का विकास क्या था, ये कह सकते हैं जो वैश्वीकरण ने विश्व समुदाय को एक दूसरे से इतना करीब ला दिया था कि जो विश्व व्यापार की जो भावना खुद से ही विकसित हो जाती थी। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास। जो तेजी से बढ़ता जो वैश्विक परिवर्तन थे विश्व में, उन्होंने क्या किया, अनेक देश जो सारे देश हैं उनमें क्या किया कि जो प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाते हुए क्या किया कि उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जो क्या था कि राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जब एक दूसरे देश में क्या होगी कि प्रतिस्पर्धा होगी किसी कार्य को लेकर, तभी वो राष्ट्र क्या कर पाएंगे, नई नई तकनीकी का प्रयोग करेंगे और उससे क्या होगा कि जो राष्ट्र की जो क्या होगी जो राष्ट्रीय विकास बढ़ेगा। उसके बाद आता है शिक्षा संबंधी जानकारी आदान प्रदान करना। इसमें क्या था कि जो वैश्वीकरण ने क्या किया था, जो शिक्षा संबंधी जानकारी और अध्यापक विद्यार्थी प्रबंधों के लिए जो दूसरे देशों की शिक्षा प्रणाली को समझने के रास्ते थे वो खोल दिए थे, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या किया गया कि अपेक्षित सुधार लाए गए। उसके बाद आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन। जो ये वैश्वीकरण है इसके दौरान क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का समायोजन भी मतलब एक आसान हो गया, ताकि जो प्रत्येक देश है अपनी जो वैश्वीकरण से संबंध जो भी उनकी मतलब समस्याओं उनका हल किया जा सके और उनका अच्छे से मतलब क्या सॉल्यूशन निकाला जा सके। उसके बाद आता है कि अनेक प्रकार के उपयोग। वैश्वीकरण है वो क्या है अनेक प्रकार से भी उपयोगी है। जैसे कि क्या हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा दिया था जो वैश्वीकरण है उसने। तकनीका का भी आदान प्रदान किया था। विश्व स्तर की जो जनशक्ति का भी निर्माण किया था। तो ये हो गया हमारा सकारात्मक प्रभाव। उसके बाद देखते हैं हम नकारात्मक प्रभाव। सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट, यानी कि सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट का मतलब ये है कि जो वैश्वीकरण है उसने क्या कर दिया कि लोगों के जो खान पान को रहन सहन को क्या कर दिया था कि एक पाश्चात्य जो यानी कि पाश्चात्यवाद की जो तकनीकी या में उसमें चेंज कर दिया था। ठीक है। उनकी जो खाने पीने के रहन सहन है वो परंपरागत सांस्कृतिक रूप में न रहकर उसमें मतलब एक मॉडर्न उसमें आ गया था। उसमें क्या हो गई थी चेंजिंग हो गई थी। उसके बाद आता है कि प्रतिभा में पलायन। जो प्रतिभा में पलायन ने क्या था कि जो हमारे देश के जो जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो गए कि उनके लिए विदेशों में जाने के जो रास्ते थे वो खुल गए। वो मतलब आसानी से क्या कर सकते थे, विदेशों में पलायन कर सकते थे। इससे क्या हो गया जो हमारे देश के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जो विद्यार्थी थे वो विदेशों में जाकर रहने लगे। उसके बाद है कि अंग्रेजी भाषा का वर्षा। इसने जो वैश्वीकरण ने क्या किया था कि अंग्रेजी भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व दे दिया था, जिससे क्या हो गया कि जो हिंदी भाषा है वो मतलब खत्म होने के कगार पर आ गई है। उसके बाद है कि महंगी शिक्षा। जो वैश्वीकरण के कारण क्या हो गया
कि जो शिक्षा संस्थान है उनमें क्या हुई, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो शिक्षा जो यानी कि जो शिक्षा की जो फीस ली जाती थी विद्यार्थियों से, वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। उसके बाद आता है कि वैश्वीकरण, औदारीकरण और निजीकरण पर विचार विमर्श। हम विचार विमर्श कैसे कर सकते हैं? जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब क्या था कि जो अंग्रेज़ों द्वारा जो शिक्षा नीति थी उसको ही चलाया जा रहा था स्टार्टिंग में। तो फिर देश के जो आर्थिक विकास के लिए जो हमारे देश की जो सरकार थी, उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत सारे आयोग का गठन हुआ, उन्होंने उसमें चेंजिंग करने की कोशिश की। फिर वो नई शिक्षा नीति भी आई 1991 में। क्या हुआ कि जो वैश्वीकरण उदारीकरण को जोड़ दिया गया, ताकि जो हमारे देश की शिक्षा नीति है उसको मतलब और अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जा सके। उसके बाद आता है कि शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए। शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें योग्यता का सम्मान हो, ठीक है। उसके बाद आता है कि मातृभाषा को बढ़ावा मिले, ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम किसी विदेशी भाषा को उसमें ऐड कर दें, या फिर जैसे अंग्रेजी भाषा को पहले से ही पढ़ाने लगे, बच्चों को मातृभाषा को नहीं पढ़ाएं, तो ये गलत होगा। पहले मातृभाषा को ही बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद होना चाहिए कि निश्चित आयु और कक्षा के बाद अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि छोटे बच्चों को ही मतलब स्टार्टिंग से जो बेसिक शिक्षा है उस पर ही अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहिए। हमें एक निश्चित आयु और कक्षा के बाद ही अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने दिया जाना चाहिए। उसके बाद आता है कि जो आयोग की जो अनुशंसा को व्यवहारिक रूप प्रदान करना है। यानी कि जो इतने सारे आयोग बने थे, कोठारी कमीशन हो गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग हो गया, ठीक है, आचार्य राममूर्ति समीक्षा हो गया, और नई शिक्षा नीति हो गई, तो इन सब के जो अनुशंसाएं थी उनको व्यवहारिक रूप में यानी कि प्रदान करना है, उन्हें जो मतलब कार्य में लाना, ठीक है। अब एक और है कि समस्त बंधनों से मुक्त शिक्षा प्रदान करना, कि किसी भी प्रकार का जो बंधन नहीं होना चाहिए। जो शिक्षा संस्था है, तो उनका जो शिक्षा व्यवस्था प्रचलन में आए हैं, उन पर क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बंधन नहीं लगाना चाहिए कि उनको मतलब मुक्त तरीके से शिक्षा प्रदान होनी चाहिए। तो ये हुआ हमारा शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आपको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।